जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के एसटी एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, हिम 129 किस फसल की एक किस्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों कि हिम 129 किस फसल की किस्म है। तो याद रखिएगा बेबी कॉर्न की किसकी एक किस्म हो जाती है, बेबी कॉर्न की किस्म हो जाती है। आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं बेबी कॉर्न के बारे में क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, बेबी कॉर्न एक युवा जंगली आकार का अनफर्टिलाइज कॉब होता है। हार्वेस्टिंग सिल्किंग इमरजेंस के 1 से 3 दिनों के भीतर किया जाता है। यह फास्फोरस का एक समृद्ध स्रोत है। तो इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा सकता है कि जो कि हिम 129 किसका रिच सोर्स होता है। तो याद रखिएगा फास्फोरस का एक रिच सोर्स होता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट में रिबॉर्निंग क्रिया आमतौर पर किस देश में की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग को पता होगा कि जूट में रिबॉर्निंग की क्रिया की जाती है। तो पूछ रहा है कि आमतौर पर किस देश में की जाती है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अंदाज़ा यदि लगा सकते हैं कि हमारे देश में पश्चिम बंगाल में जो कि सबसे अधिक जूट का उत्पादन किया जाता है, तो उससे सटा हुआ है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में भी जूट का उत्पादन किया जाता होगा, लेकिन नहीं, सबसे अधिक जूट का उत्पादन जो कि कहाँ पर किया जाता है, चीन में किया जाता है। और जूट में रिबॉर्निंग की क्रिया जो कि आमतौर पर चीन में ही किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की फसल से कपास की फसल से किस प्रकार का रेशा प्राप्त होता है। बात करें साथियों कपास की फल से किस प्रकार का रेशा प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा सीड फाइबर प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा जो कॉटन का फ्रूट होता है उसे डोडा कहते हैं और डोडे के अंदर जो कि सीड पाए जाते हैं और सीड से लगे हुए बहुत सारे जो कि रेशे पाए जाते हैं। तो उन्हें क्या कहेंगे, जो कि सीड फाइबर कहता है। और आप सभी लोग को पता होगा कपास का जब फल जो कि परिपक्व होता है तो फट जाता है और जो कि उसमें से बीज अलग हो जाते हैं और बीज में बहुत सारे जो कि कॉटन के रेशे चिपके हुए तो होते हैं, जिसे H2SO4 की सहायता से भी अलग किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जिसमें इलेक्ट्रॉन आयनित परमाणु और अणु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं वह कौन सी है। तो साथियों देखिए क्वेश्चन जो कि देखने में बड़ा लग रहा है और थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है नहीं यदि आप क्वेश्चन को समझ के करते हैं तब। जैसे बात क्या हुआ है, वायुमंडल की वह परत जिसमें इलेक्ट्रॉन आयनित परमाणु और अणु प्रचुर मात्रा में पाते हैं वो कौन सी होती है। तो आयन मंडल हो जाता है। कौन सा होता है, आयन मंडल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, आयन मंडल में होते हैं। तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक लघु अनाज है। बात करें साथियों एक वास्तविक और लघु अनाज है। तो आप सभी लोग को पता होगा ज्वार, जिसे कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। और बात करें जो कि फिंगर मिलेट, इसे रागी के नाम से जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक लघु अनाज है। तो याद रखिएगा कोदो मिलेट हो जाती है। कौन सी होती है, कोदो मिलेट हो जाती है। अब बात करें साथियों लघु अनाज की और जो कि मुख्य अनाज की, तो आइए दोनों के बारे में डिटेल में समझते हैं कि लघु अनाज किसे कहते हैं और मुख्य अनाज किसे कहते हैं। तो बात करें मेजर मिलेट्स की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं।
तो इसमें मुख्य रूप से सोरगम, पर्ल मिलेट और फिंगर मिलेट शामिल हैं। और बात करें माइनर मिलेट्स की, तो इसमें कौन कौन से शामिल हैं? बर्नियार्ड मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट, कोदो मिलेट, लिटिल मिलेट और प्रोसो मिलेट आते हैं। तो साथियों, इन तीनों को आप 100% लिख लीजिएगा, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि इनमें से मेजर मिलेट्स कौन से हैं या फिर इनमें से माइनर मिलेट्स कौन कौन से हैं। और देखिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि पिस्यूडो मिलेट्स, इसमें बकव्हीट और एमरैंथस शामिल हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है पिस्यूडो मिलेट्स में कौन कौन शामिल हैं, तो बकव्हीट और एमरैंथस शामिल है। बात करें मेजर और माइनर मिलेट्स की, मेजर और माइनर मिलेट्स को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ट्रू मिलेट्स भी कहा जाता है। तो ये चारों पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपकी एग्ज़ाम्स के लिए, तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली खीरे की किस्म क्या होती है? बात करें साथियों खीरे की किस्म की, क्या होती है, तो अक्सर खीरे की जो किस्म होती है वो मोनोसियस होती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ग्रीन हाउस में, ग्रीन हाउस में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली जो खीरे की किस्म होती है वो कौन सी होती है, तो याद रखिएगा गाइनोसियस होती है। कौन सी होती है? गाइनोसियस होती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि सिर्फ पूछे खीरे की किस्म कौन सी है तो मोनोसियस होती है, लेकिन जो कि बात कर रहा है ग्रीन हाउस की, तो ग्रीन हाउस में मुख्य रूप से गाइनोसियस हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सेलेक्टिव है, आपके हिस्ट्री एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्का आलोक टमाटर की किस्म किस रोग के प्रति प्रतिरोधी दर्शाती है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्का आलोक टमाटर की किस्म किस रोग के प्रति प्रतिरोधी दर्शाती है, तो याद रखिएगा बैक्टीरियल विल्ट के प्रति। किसके प्रति? बैक्टीरियल विल्ट के प्रति। तो याद रखिएगा अर्का आलोक का संबंध किससे है? बैक्टीरियल विल्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फल जो कि एनाकार्डियेसी कुल से संबंधित है? इन चारों में से आपको बताना है कौन सा एक ऐसा फल है जो एनाकार्डियेसी फैमिली से संबंधित है। तो याद रखिएगा काजू। काजू जो होता है वो एनाकार्डियेसी फैमिली से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी पत्ता किस फसल की पोषक स्थिति का सर्वोत्तम संकेतक है? तो याद रखिएगा अनाज की। किसकी? अनाज की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरा ओपीवी के फाउंडेशन बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होती है मीटर वर्ग में? तो साथियों देखिए, सीड जो कि उत्पादन की दो विधियां होती हैं। पहला होता है फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। तो इसमें बात किया हुआ है बाजरा ओपीवी यानी कि सिंपल बाजरा की, तो कौन सा हो जाएगा? फाउंडेशन सीड की दूरी हो जाएगी 400 वर्ग मीटर और जो कि सर्टिफाइड सीड की होती है 200। लेकिन साथियों यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यदि एग्ज़ाम में संकर बाजरा की बात कर देगा, किसकी? संकर बाजरा की बात कर देगा, तब यहाँ पे हो जाएगा 1000 और 200 हो जाता है। तो यह मेन डिफरेंस है और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन शायद आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि 400। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए संश्लेषण कहाँ होता है? साथियों बात कर रहा है आरएनए संश्लेषण की, तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है ना। तो उसमें क्या हो रहा है? न्यूक्लिक आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं और आसानी से इस क्वेश्चन को न आता हुआ भी कर सकते हैं यदि आपको आरएनए का फार्मूला मालूम है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और इसमें क्या आया है? न्यूक्लियस आया हुआ है। तो आरएनए संश्लेषण कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमरिक जीन इंटरेक्शन
किस अनुपात को दर्शाता है। तो बात करें पॉलीमरिक जीन इंटरेक्शन की, तो यह किसको दर्शाता है, 9:6:1 रेशियो को दर्शाता है। तो इम्पोर्टेंट जेनेटिक्स का यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बात करें साथियों डुप्लीकेट जीन एक्शन की, तो उसका कितना होता है, 15:1 हो जाता है। और बात करें इनहिबिटरी जीन एक्शन की, तो 13:3 हो जाता है। तो आइए अन्य के बारे में डिटेल में समझते हैं और इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो बात करें डोमिनेंट एपिटास्टिस, जिसे मस्किंग जीन एक्शन भी कहता है, वो उसका संबंध कितना होता है, 12 संबंधी 3 संबंधी 1 हो जाता है। रिसेसिव एपिटास्टिस, जिसे सप्लीमेंट्री जीन एक्शन भी कहता है, जिसका संबंध क्या होता है, 9 संबंधी 3 संबंधी 4 हो जाता है। और बात करें डोमिनेंट इनहिबिटरी एपिटास्टिस, इसका क्या होता है, 13 संबंधी 3 हो जाता है। डुप्लीकेट रिसेसिव एपिटास्टिस कितना होता है, 9 संबंधी 7 हो जाता है। डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिटास्टिस, इसका कितना होता है, 15 संबंधी 1 हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट ये सभी पॉइंट हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास में ब्लैक आर्म रोग किसके कारण होता है। साथियों देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे जिसका आंसर आपको क्वेश्चन में ही देखने को मिलेगा, लेकिन आप उसमें घबराएंगे नहीं, तो आसानी से कर लेंगे। अब इसमें पूछा हुआ है कपास में ब्लैक आर्म रोग किसके कारण होता है। तो बात क्या हुआ है, ब्लैक आर्म बैक्टीरिया, बहुत से ब्लैक आर्म, बहुत से बैक्टीरिया, ब्लैक आर्म बैक्टीरिया। तो ऐसे आप इसको रिलेट करके आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी मृदा निर्माण की प्रक्रिया है जिसमें प्रोफाइल में कैल्शियम कार्बोनेट का संचय का कारण बनता है। कौन सी मृदा निर्माण प्रक्रिया प्रोफाइल में कैल्शियम कार्बोनेट के संचय का कारण बनता है। तो सीधे सीधे बात किया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट की। इसमें आपको कैल्शियम से कहाँ पे स्टार्ट दिखाई दे रहा है, कैल्सिफिकेशन। सिंपल सा आंसर है, बस आपको ध्यान देना है। कौन सी मृदा प्रक्रिया प्रोफाइल में कैल्शियम कार्बोनेट के संचय के कारण बनती है, तो कैल्सिफिकेशन के कारण बनती है। और आइए सॉइल साइंस से संबंधित उन सभी टर्म को समझते हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो आइए सबसे पहले बात करें कैल्शियम के संचय की। कैल्शियम के संचय को कैल्सिफिकेशन कहता है। सोडियम के संचय को एल्कलाइजेशन कहा जाता है। यदि वहाँ पे सोडियम दिया हुआ था तो उसका राइट आंसर क्या होता, एल्कलाइजेशन हो जाता। तो इन सभी को आप नोट्स कर लीजिएगा। अब बात करें कैल्शियम को हटाने यानी कि रिमूवल की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं। कैल्शियम के संचय को कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम को हटाने यानी कि रिमूवल को डीकैल्सिफिकेशन। अब बात करें जो कि सोडियम को हटाने की प्रक्रिया को डी एल्कलाइजेशन। तो याद रखिएगा, सोच समझ लीजिए, बनाने की प्रक्रिया कैल्सिफिकेशन, बिगाड़ने की क्रिया जो कि डीकैल्सिफिकेशन। इसमें भी देखिए सोडियम के संचय को एल्कलाइजेशन, सोडियम के रिमूवल यानी हटाने को डी एल्कलाइजेशन। बात करें अन्य की, तो देखिए सिलिका के संचय को पॉडजलाइजेशन कहा जाता है। सिलिका का जब जो कि भूपर्पटी पर संचय होता है तो उसे पॉडजलाइजेशन कहते हैं। और बात करें सेस्क्यू ऑक्साइड के संचय को क्या कहते हैं, लेट्राइजेशन कहते हैं। सेस्क्यू ऑक्साइड के संचय को क्या कहते हैं, लेट्राइजेशन कहते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मी न्यूट्रॉन स्कैटरिंग सिद्धांत पर आधारित कौन सा यंत्र मृदा प्रोफाइल में हाइड्रोजन की मात्रा मापकर मृदा की नमी का अनुमान लगाता है। यहाँ पे होगा अनुमान लगाता है। तो कौन सा होता है, याद रखिएगा, न्यूट्रॉन प्रोब हो जाता है। साथियों इसका भी क्वेश्चन जो कि आंसर छुपा हुआ है क्वेश्चन में ही। देखिए बात क्या हुआ है, रेडियोधर्मी न्यूट्रॉन स्कैटरिंग की, और देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोब की बात किया हुआ है। तो न्यूट्रॉन स्कैटरिंग का संबंध किससे है, न्यूट्रॉन प्रोब से। तो ऐसे भी यदि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते हैं तो 100% स्ट्राइक
कर जाएगा। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा प्रोफाइल में अपरिवर्तित ठोस चट्टान वाला क्षितिज क्या कहलाता है, जो मिट्टी की जनक मिट्टी से मिल भी सकता है और नहीं भी। तो बात करें साथियों, पेरेंट मटेरियल किस संस्तर में होते हैं, सी संस्तर में होते हैं। लेकिन बात कराइए जो कि ये जो परत होगी वो जनक चट्टान से मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो बात करें ए संस्तर की, यह मृदा की सबसे ऊपरी संस्तर होती है। बी संस्तर की बात करें तो यह जो कि परिवर्तित होता है, जबकि ये बात किया हुआ है अपरिवर्तित ठोस की। तो बात करें ऑप्शन कौन सा बच जा रहा है, ऑप्शन डी बच जा रहा है, जो कि आर क्षितिज। और आर क्षितिज किसे कहते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी संस्तर को, इसे हम कहते हैं आर यानी कि रिगोलिथ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी में अधात्विक तत्वों का प्रतिशत लगभग कितना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में अधात्विक तत्वों का लगभग कितना प्रतिशत है। तो याद रखिएगा 75% है। कितना है, 75% है। बात करें साथियों ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन भूपर्पटी पर कितना पाता है, 46% पाता है, जो कि कुल पदार्थों के 75% के बराबर हो जाती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 75%। इसके बाद सबसे जो कि कम पाया जाता है सिलिका, जो कि 27% पाई जाती है। उसके पास पाई जाती है एल्युमिनियम, जो कि 8 पॉइंट समथिंग % पाई जाती है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। बात करें तत्परता की, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा प्रयत्न एवं भूल से संबंधित हैं। साथियों, इस क्वेश्चन को समझें तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को भूल नहीं सकते हैं। बात क्या हुआ है, तत्परता का नियम। तत्परता का मतलब क्या हो सकता है, आप कोई भी काम करने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। प्रयास मतलब कि प्रयत्न से संबंधित है। और अभ्यास का नियम, आप किसी भी चीज़ का अभ्यास क्यों करते हैं, कि वो चीज़ आपसे भूले नहीं। तो यहाँ पे भूलने की भी बात किया हुआ है। तत्परता का नियम मतलब तत्परता मतलब प्रयत्न, अभ्यास का मतलब जो कि न भूले, और प्रभाव का नियम मतलब कि प्रयत्न एवं भूल दोनों क्या होता है, प्रभाव के नियम से संबंधित हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को यदि आप ऐसे समझ के करते हैं तो कभी ये एग्ज़ाम में गलत होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की मांग प्रभावित होती है। खाद्यान्नों की मांग किससे प्रभावित होती है। तो याद रखिएगा स्वाद और पसंद से प्रभावित होती है, खाद्य वस्तुओं की कीमत से प्रभावित होती है। बात करें साथियों, देखिए आप कहीं भी मार्केट में जाते हैं तो कोई भी चीज़ आपको यदि पसंद आ जाती है और वो स्वादिष्ट होती है तो फिर आप पैसे के पीछे नहीं जाते हैं। अगर वो पैसा थोड़ा ज़्यादा भी लेता है तो आप उस चीज़ को खाते हैं या फिर खरीद लेते हैं। दूसरी चीज़ होती है खाद्य वस्तु की कीमत। खाद्यान्नों की मांग को खाद्य वस्तु की कीमत जो कि सबसे अधिक भी प्रभावित करती है। क्यों, क्योंकि देखिए इस समय आम का सीज़न चल रहा है और 80 रुपये 90 रुपये किलो आम वर्तमान समय बिक रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग नहीं ले रहे हैं। और वही मैंगो आज से जो कि 15 से 20 दिन बाद 20-25 पर मिलेंगे, सबसे अधिक लोग खरीदेंगे। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, खाद्य वस्तु की कीमत में कमी हो रही है, तो मांग जो कि बढ़ जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए व बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी व सी दोनों। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, वर्ष के लिए मूल्य सूचकांक हमेशा होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिएगा। वर्ष के लिए मूल्य सूचकांक होता है, कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है, एक वर्ष के लिए जो मूल्य सूचकांक होता है वो 100 होता है। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि एक वर्ष के लिए 100, न 100 से कम न 100 से अधिक।
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम दर्शाता है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या दर्शाता है? तो याद रखिएगा, सीमांत उपयोगिता में गिरावट बात किया हुआ है। घटती सीमांत उपयोगिता, तो सीमांत उपयोगिता में गिरावट तो होगी ही। जब जो कि सीमांत उपयोगिता घट रही है, वो घटने का नियम ही है, तो सीमांत उपयोगिता में गिरावट तो होगा ही। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी आसानी से कर सकते हैं कि जब भी बात करें घटती सीमांत उपयोगिता की, तो सीमांत उपयोगिता में गिरावट होगी। सिंपल सी बात है। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक परिवर्तनकारी पहल है? तो बात करा है राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म की, तो किस मंत्रालय के द्वारा? तो जाहिर सी बात है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग के प्रकोप की स्थिति में प्रभावित और संपर्क में आए जानवरों को स्वस्थ जानवरों से अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, आइसोलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? आइसोलेशन कहलाती है। आप सभी लोग देखे होंगे, कोविड काल में जो कि संक्रमित हो जा रहे थे या भी उनके संपर्क में आए रहते थे, उनको 15 दिन या फिर 1 महीने के लिए जो कि आइसोलेशन में रखा जाता था। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं कि संक्रामक रोग के प्रकोप की स्थिति में प्रभावित और संपर्क में आए जानवरों को स्वस्थ जानवरों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आइसोलेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जेनेटिक्स का साथियों, एक ही नस्ल के असंबंधित जानवरों का संकरण जिसमें कम से कम 4 से 6 पीढ़ियों तक कोई सामान्य पूर्वज नहीं होता है, क्या कहलाता है? देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और जो कि समझने लायक क्वेश्चन है। बात करा है एक ही नस्ल के, किसके? एक ही नस्ल के लेकिन असंबंधित जानवरों के संकरण की, जिसमें कम से कम 4 से 6 पीढ़ियों तक कोई सामान्य पूर्वज नहीं होता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये सीधे सीधे आउट क्रॉसिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आउट ब्रीडिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 4 से 6 पीढ़ियों तक कोई सामान्य पूर्वज होता ही नहीं है। यदि सामान्य पूर्वज जो कि अपनी ही पीढ़ी के होते तब हो जाता क्लोज ब्रीडिंग, लेकिन यहाँ पे होगा आउट ब्रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे 4 से 6 पीढ़ियों तक कोई सामान्य पूर्वज से संबंध ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? तो याद रखिएगा, सन 2009 ईस्वी में। और आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। बात करें, मनरेगा भारत सरकार द्वारा 7 सितंबर 2005 को पारित किया गया और 2 अक्टूबर सन 2009 को इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया। तो कब परिवर्तित किया गया? 2 अक्टूबर सन 2009 को। और साथियों, एजीटीए में ये छपने वाला क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश बीज सब्सिडी योजना के तहत सरकार द्वारा धान और गेहूं की खरीद पर प्रति कुंटल किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो याद रखिएगा, 50%। कितना? 50% जो कि किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वभौमिक गेट है? बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की कि इनमें से कौन सा एक सार्वभौमिक गेट है? जो नैंड गेट होता है यह सार्वभौमिक गेट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समेकित कुंजी एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम नहीं है? बात किया हुआ है कि नहीं है, तो कौन सा नहीं है? RSA नहीं है। कौन सा नहीं है? RSA नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध SQL समग्र फंक्शन नहीं है? बात किया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध SQL समग्र फंक्शन नहीं है? तो देखिए, सभी होते हैं लेकिन एवरेज नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? एवरेज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिलेशन डेटाबेस में 2 तालिकाओं को जोड़ने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, फॉरेन की का
उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? फॉरेन की का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, ये रहा आप सभी के एचडी संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।